क्या आपकी नाक लंबी है या छोटी मेरी तरह? यदि आपकी नाक छोटी है तो फिर तो आप भारत के मूल निवासी हैं, यूरेशिया से नहीं आए हैं। और यदि आपकी नाक थोड़ी लंबी है तो फिर तो आप बाहर से आए आक्रमणकारी हैं। आपने हमारे देश को गुलाम बनाया है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात हो रही है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ इसी प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीय समाज को जातियों में बांटने का कार्य किया था। जी हां, वही जातियां जिनके लिए आज हम हिंदू धर्म को दोषी मानते हैं। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बुराई उसका कास्ट सिस्टम है। ये बात आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा। कास्ट सिस्टम ने मनुष्य को बांट दिया है, किसी को छोटा तो किसी को बड़ा बना दिया है। ये वो झूठ है जो इतनी बार बोला और लिखा गया है कि अधिकांश लोग इसे सच मान चुके हैं। क्या वास्तव में कास्ट सिस्टम हिंदू धर्म की देन है? क्या वास्तव में हिंदू धर्म ग्रंथों ने मनुष्य को जन्म के आधार पर विभाजित किया? उत्तर जानने के लिए हमें तथ्यों और इतिहास की ओर देखना होगा। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने भारतीय समाज को समझने के लिए वही पैमाना अपनाया जो उनके समाज में होता था। इसे वो कास्ट कहते थे। ये शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा से बना है। इसका प्रयोग यूरोपीय समाज में नस्लों अर्थात रेस के बीच अंतर करने के लिए किया जाता था। भारत में उन्होंने इसका अनुवाद जाति कर दिया। इससे पहले तक जाति शब्द का प्रयोग केवल उन समूहों के लिए किया जाता था जिनका जन्म एक प्रकार से होता है। न्याय सूत्र के अनुसार समान प्रस्वात्मिका जाति अर्थात एक समान तरीके से जन्म लेने वाले एक जाति के हैं। धरती पर हर मनुष्य का जन्म एक ही प्रकार से होता है, इसलिए सामूहिक रूप से उन्हें मनुष्य जाति कहा जाता है। कालांतर में व्यवसाय और खानपान के आधार पर भी जाति शब्द का प्रयोग होने लगा होगा, किंतु हिंदू धर्म या धर्मगुरुओं ने इसे कभी औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी। सारी समस्या यहीं से पैदा हुई। ये अनर्थ करने वाला व्यक्ति एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था सर हर्बर्ट होप रिस्ली। वर्ष 1885 में उसने बंगाल प्रेसिडेंसी में एक अध्ययन आरंभ किया जिसे इथनोग्राफिक सर्वे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य था यूरोपीय चश्मे से हिंदू समाज का जातीय विभाजन। इसका आधार था नाक की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। उसने हिंदुओं को आर्य और द्रविड़ के साथ साथ कुल 7 जातियों में बांट दिया। इन कथित जातियों को उसने अलग अलग रेस या नस्ल की तरह सिद्ध करने का प्रयास किया। हर्बर्ट रिस्ली ने यह कार्य पूरी तरह से ईसाई मिशनरियों के सहयोग से किया। हर्बर्ट रिस्ली का यह अध्ययन वर्ष 1891 में प्रकाशित हुआ। ब्रिटिश सरकार की आगे की सभी नीतियां और जनगणनाओं का आधार यही अध्ययन बना। नाक की लंबाई चौड़ाई के आधार पर जाति तय करने के उसके तरीके को नेजल इंडेक्स थ्योरी कहा जाता है। इससे पहले तथाकथित इंडोलॉजिस्ट मैक्स मूलर आर्यों के आक्रमण का झूठ गढ़ चुका था। उसका कहना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आर्य थे और अन्य सभी जातियां अनार्य हैं। जिस प्रकार से अमेरिका में ईसाई मिशनरियों ने वहां के मूल निवासियों को नष्ट किया, वही फॉर्मूला उन्होंने भारतीय समाज पर फिट कर दिया। हर्बर्ट रिस्ली ने इसी को आगे बढ़ाने का काम किया। ये दावा किया कि आर्य जातियों का रंग गोरा है और काले लोग द्रविड़ हैं। मैक्स मूलर और हर्बर्ट रिस्ली दोनों ने ही अपने दावों का आधार ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं को बनाया, जबकि दोनों को ही संस्कृत नहीं आती थी। उन्होंने जो अनुवाद कराया वो वास्तव में अर्थ का अनर्थ था। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 29वें सूक्त के 10वें श्लोक के आधार पर दावा किया
कि इसमें नाक के हिसाब से अलग जातियों की बात कही गई है। यह श्लोक है प्र अन्यत चक्रम अवृहः सूर्यस्य कुत्साय अन्यत वरिवः यात्वे अकरित्यकः अनासो दस्यून अमृणो वधेन निदुर्योणे आवरणक मृध्रवाचः। अर्थात हे राजन, जैसे सूर्य अपने आप चलायमान होता है, उसी प्रकार विमान आदि वाहनों से अपने राज्य का भ्रमण करते रहें। निर्लज्ज, चोर तथा दुष्ट वाणी वाले लोगों को दंडित करें। चोरी नहीं करने वालों और श्रेष्ठ वचन बोलने वालों की रक्षा करें। इस श्लोक में एक शब्द आता है अनासो। मैक्स मूलर ने इसका अर्थ निकाला था कि ऐसे लोग जिनकी नाक नहीं होती या चपटी होती है, जबकि इसका वास्तविक अर्थ निर्लज्जता है। मैक्स मूलर और रिस्ली ने ऋग्वेद के इस श्लोक का अर्थ बदल के दावा किया कि वेदों में छोटी नाक वालों को मारने का आदेश है, जबकि ये श्लोक एक राजा के कर्तव्य के बारे में है कि उसे कैसे सद्जनों की रक्षा और दुष्टों को दंडित करना चाहिए। हर्बर्ट रिस्ली से पहले तक भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन उसका एकमात्र उद्देश्य कार्यों और उत्तरदायित्व का बंटवारा था। इसके आधार पर ऊंच नीच या भेदभाव के कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ऐसा विभाजन विश्व के हर मानव समुदाय में पाया जाता है। भारतीय समाज में जातियां थीं, लेकिन अंग्रेजों ने उसे अपने कास्ट सिस्टम में फिट कर दिया। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हम आज भी लड़ रहे हैं। वो ना तो हमारे सगे थे, ना आपके सगे। इस लड़ाई में हम भी मारे जाएंगे और आप भी मारे जाएंगे। अपने आसपास देखिए कितने गिद्ध ताक में बैठे हुए हैं। भारत में जातियों के रूप में सामाजिक विभाजन था, लेकिन उसका आधार नाक नहीं बल्कि व्यवसाय था। जो लोग लकड़ी का काम करते थे वो बढ़ई कहलाते थे। लोहे का काम करने वाले लोहार थे। ऐसी ही ढेरों जातियां थीं, लेकिन कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं था। हर्बर्ट रिस्ली ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि छोटी नाक वाले लोग आर्य नहीं होते, इसलिए आर्यों ने उन्हें निम्न जाति का या शूद्र घोषित कर दिया। ये लोग हिंदू धर्म से अलग हैं। वास्तव में ये पश्चिमी पिरामिडिकल मॉडल है, जिसमें एक शासक वर्ग होता है और बाकी सब उसके गुलाम। जबकि भारत में सदैव से समानांतर प्रणाली रही है। किसी भी ग्रामीण या नगरीय अर्थव्यवस्था में हर वर्ग का समान महत्व था। सामाजिक संरचना ऐसी थी कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता था। पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पादन की इस व्यवस्था के कारण ही भारत विश्व में अग्रणी था। अंग्रेजों ने बताया कि ब्राह्मण सबका शोषण कर रहे थे, जबकि वही ब्राह्मण गुरुकुल चलाते थे और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। क्षत्रिय पर राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व था, और जिन्हें शूद्र बताया जाता है वो भारतीय उत्पादन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण इकाई थे। यदि इन सभी के बीच शोषक और शोषित का संबंध होता तो कभी इनके बीच युद्ध भी हुए होते। भारतीय इतिहास में कथित हिंदू जातियों के बीच युद्ध का एक भी उदाहरण नहीं मिलता। हर्बर्ट रिस्ली ने अपनी नेजल इंडेक्स थियरी के आधार पर भारतीयों को 7 रेस या नस्ल में बांटा। उसका कहना था कि समय के साथ यही विभाजन जातियों के रूप में परिवर्तित हो गया। हिंदू विरोधी शक्तियां आज इसी थियरी का प्रयोग करके ये बताने में जुटी हैं कि भारतीय समाज में जाति के आधार पर होने वाला अंतर वास्तव में नस्लवाद या रेसिज्म के कारण है। नाक के आकार के आधार पर जाति तय करने के इस प्रयास का सबसे तार्किक खंडन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। उन्होंने व्यापक अध्ययन के बाद कहा कि नेजल इंडेक्स थियरी पूरी तरह निराधार है। ब्राह्मण हो या कथित निम्न जातियां,
सभी के नाक का आकार एक जैसा ही है। निम्न जातियां भी वास्तव में आर्य हैं। द्रविड़ लोगों में भी ब्राह्मण और अन्य सभी वर्ण होते हैं। नाक के आधार पर लोगों का नस्लीय विभाजन झूठ के आधार पर गढ़ा गया है। डॉक्टर अंबेडकर के अध्ययन की अनदेखी कर दी गई। स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय सरकारों की नीतियों में अंग्रेजों की बनाई विभाजनकारी थियरी ही हावी रही। दशकों पहले डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात अपने ज्ञान के आधार पर कही थी, वो आधुनिक समय में डीएनए अध्ययनों से 100% सत्य सिद्ध हो चुकी है। ये स्पष्ट हो चुका है कि जातियों और नस्लों का यह पूरा झूठ हिंदू समाज में फूट डालने और राज करने के उद्देश्य से गढ़ा गया था। वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही अंग्रेज इस काम में जुट गए थे। प्राचीन काल से लेकर स्वतंत्रता तक ऐसे ढेरों ऋषि मुनि और राजा मिलेंगे जिनको आज के हिसाब से शूद्र जाति में गिना जाता है। इसका सबसे ताजा उदाहरण होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई हैं, जो गडरिया समाज से आती थी। काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक सैकड़ों तीर्थों का उद्धार उन्होंने ही किया था। पूरा हिंदू समाज उन्हें श्रद्धा के साथ पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई के नाम से जानता है। इसी प्रकार मध्यकालीन भारत में स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में से अधिकांश कथित निम्न जातियों के महापुरुष थे। मीराबाई क्षत्रिय थी, लेकिन उन्होंने राजस्थान से काशी आकर चमड़े का काम करने वाले संत रविदास को अपना गुरु बनाया। यदि मैक्स मुलर और हर्बर्ट रिस्ली की थियरी में लेश मात्र भी सच्चाई होती, तो क्या ये सभी हिंदू समाज के महापुरुषों में गिने गए होते? जाति के नाम पर अंग्रेजों ने भारतीय समाज में जो विष घोला, उसका दुष्परिणाम हम आज भी झेल रहे हैं। ये सत्य है कि समय के साथ जातीय श्रेष्ठता बोध और भेदभाव की प्रवृत्तियों ने भी समाज में स्थान बना लिया, लेकिन ये सभी विकृति और कुरीति से अधिक कुछ नहीं। ये तभी दूर होंगी जब हम इनके पीछे के व्यापक षड्यंत्र को समझेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना और मानना होगा कि जाति या कास्ट सिस्टम हिंदू धर्म ने नहीं, बल्कि अंग्रेजों ने बनाया। उनका उद्देश्य हिंदुओं को बांटकर ईसाई बनाना था। वो आज भी अपने प्रयास में जुटे हैं। क्या हम उनकी चाल को समझ रहे हैं? और अंत में आप सभी से एक अनुरोध, यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो, हमारा कार्य पसंद आ रहा हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजनों से भी कहें कि ये वीडियो और हमारा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय।